Assalamu alaikum dear students. Welcome in class of English of second year. तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने अपनी जो प्रोस की स्टोरीज हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। वो एंड होती थी आके हंगर एंड पॉपुलेशन पे। तो आज हमने हीरोज स्टार्ट करने हैं, जिसमें फर्स्ट हीरो है फर्स्ट ईयर एट हैरो। तो हीरोज जो हैं वो भी प्रोस की स्टोरीज ही होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि हीरोज जो हैं इसमें किसी एक ही कैरेक्टर को डिस्कस किया जाता है, चाहे वो बायोग्राफिकल और सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको बायोग्राफिकली ही डिस्कस किया जाता है, चाहे फिर वो जो कैरेक्टर्स हैं वो फिक्शन में हों या फिर नॉन फिक्शन। मतलब रियल में किसी की बायोग्राफी डिस्कस की जाए या फिर कोई स्टोरी, जैसे कि आपका जो पहला हीरो है फर्स्ट ईयर एट हैरो, ये बायोग्राफिकल है, और जो सेकंड है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, वो फिक्शन में है। वो हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है, इसलिए हम पहला पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर एट हैरो। तो हीरोज में क्या होता है कि बायोग्राफिकल स्टोरी होती है, किसी एक जो पर्सन है उसको डिस्कस किया जाता है एज अ हीरो। मतलब उसके ग्रेट वर्क्स बताए जाते हैं, उसकी लाइफ के बारे में बताया जाता है, उसकी लाइफ से जो रिलेटेड एडवेंचर्स हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो कुछ स्टोरीज जो है वो फर्स्ट नरेशन में होती हैं, कुछ थर्ड में होती हैं। ये जो फर्स्ट ईयर एट हैरो है, इसमें राइटर ही अपने बारे में बयान कर रहा होता है कि किस तरह से उसने जो है वो स्कूल हैरो ज्वाइन किया और क्यों किया, किन सूरतों में किया। तो कुछ इस तरह से ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं। बायोग्राफिकल और ऑटोबायोग्राफिकल में क्या डिफरेंस है? बायोग्राफिकली मतलब अपनी बायोग्राफी टाइप बताना, जस्ट लाइक फर्स्ट नरेशन में, और ऑटो मीन किसी की बताना, ठीक है, किसी की बायोग्राफी। इस तरह से मैं हूँ तो मैं किसी और कुलीग की जो है वो बायोग्राफी बयान कर रही हूँ कि वो ऐसी है, मतलब इतने उसके हीरोइक वर्क्स उसके बताऊं मैं आपको। अगर अपने बारे में कोई इंसान बताता है तो वो बायोग्राफिकल होता है। तो ये होते ही ये जो हीरोज हैं ये किसी स्पेसिफिक पर्सन पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जो प्रोज है उसमें तो हम प्रोज का मतलब ही होता है आर्ग्यूमेंट करना, अ न्यू स्टोरी, ठीक है, जिसमें आर्गुमेंट्स होते हैं, बहस मुबासा हो जाता है थोड़ा किसी चीज को लेके, कोई एक चीज है उसको डिस्कस करना, फिर दूसरा टॉपिक ले लेना। तो ये जो हीरोज होते हैं ये बायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं, किसी एक पर्सन पे डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं वो कैसा था, या उसकी लाइफ का कोई एडवेंचर पढ़ लेते हैं, या फिर उसके जो मेजर वर्क्स हैं कि उसने अपनी लाइफ में ये किया था। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है यहाँ पे, मुस्तफ़ा कमाल, लुइस पास्चर, ये आपके हीरोज में इंक्लूड है। 5 हीरोज हैं आपके फर्स्ट ईयर एट हैरो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, फिर उसके बाद हिचहाइकिंग, लुइस पास्चर और मुस्तफ़ा कमाल। लेकिन हमने स्मार्ट सिलेबस में जो है ना वो बीच में से स्किप भी करने हैं, सेकंड वाला भी हम स्किप करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट हीरो फर्स्ट ईयर एट हैरो। हैरो बच्चे स्कूल का नेम है, टाइटल मैं आपको बता दूं, हैरो स्कूल का नेम है। फर्स्ट ईयर एट हैरो का मतलब है पहला साल हैरो में। तो बायोग्राफी एज यूजुअली जो है हम सबसे पहले राइटर की बायोग्राफी ही देखते हैं। इसके भी राइटर की बायोग्राफी, ये जो राइटर है ये मतलब राइटर खुद है, स्टोरी भी इसी राइटर की हमारी जो है वो विंसन चर्चिल है। फुल नेम है इनका सर विंसन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल, ठीक है। ये यूके इंग्लैंड से ही जो है वो रिलेटेड है, इंग्लैंड के ही राइटर हैं। 13 नवंबर 1874 में ऑक्सफोर्ड शायर में, इंग्लैंड में पैदा हुए। ऑक्सफोर्ड शायर बच्चे, जिस तरह से हमारे यहाँ पे अफजलपुरा, ये पता नहीं कोई भी ले लो वो साथ पूरा लग जाता है, या फिर कोई इस तरह से जो है ना वो मतलब टाउन्स के नेम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज होती है जो कॉमन होती है, ठीक है, नाम में। ठीक है, जैसे लास्ट में पुर लग जाए या पूरा लग जाए, हमारे इधर के जो कस्बे वगैरह हैं, गाँव वगैरह, टाउन्स हैं, तो वहां पे शायर लगता है। इंग्लैंड के जो टाउन्स होते हैं ना उनमें हैम्पशायर हो गया, ठीक है, विलशायर हो गया, फिर ये ऑक्सफोर्ड शायर हो गया। तो ये लास्ट में शायर वर्ड लगता है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा देहाती टाइप का एरिया, ठीक है। तो कोई टाउन्स मतलब नॉट अ सिटी, नॉट अ स्टेट, बिग स्टेट, बल्कि किसी स्टेट का एक टाउन। तो ये जनवरी 24 1965 लंदन में जो है इनकी डेथ हुई। लंदन एज यू नो दैट ये तो
वो कैपिटल है ना इंग्लैंड का, नॉट अ टाउन। तो ब्रिटिश स्टेट्समैन रह चुके हैं, ओरेटर रह चुके हैं, ऑथर रह चुके हैं, मतलब पॉलिटिकल रह चुके हैं। पॉलिटिक्स का एक इनका बड़ा अहम रोल है पॉलिटिक्स में। स्टेट्समैन, ओरेटर रह चुके हैं, स्पीचेस करने वाले, मोटिवेशनल करेक्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1940 से 1945 तक, फिर 1951 से 1955 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि यूके है, इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम्स चलती हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कैसे? तो बच्चे वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो बंदे होते हैं जिनको क्वींस या किंग इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होती है, फिर भी डेमोक्रेसी चेंज होती है, मतलब नहीं होती है। ये वोट नहीं डलते हैं, वोट डालते हैं डेमोक्रेसी, ये वोट डालते हैं, फिर अपना जो है ना वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट करते हैं। ये क्वीन किंग्स पे डिपेंडेंट होता है, उन्होंने आगे अपने रखे होते हैं अपना एक निज़ाम चलाने के लिए। उसने, ये जो हमारा राइटर है, अब इसके हम बायोग्राफी देख रहे हैं तो कुछ प्रोफेशंस वगैरह पे भी नजर डालेंगे जा रहे हैं। तो वो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी 1895 में, ठीक है। ये वॉर कोरेस्पोंडेंट एंड राइटिंग बुक्स अबाउट हिज कैंपेन्स, इन्होंने वॉर कोरेस्पोंडेंट से बहुत ज्यादा जो है ना वो फेम हासिल की, मतलब ये जंग के बारे में राय देते थे, अपनी सजेशंस देते थे, ठीक है, टिप्स देते थे। और फिर उन्होंने अपनी जो कैंपेन्स हैं, जो इन कैंपेन्स, वो वॉर्स होती हैं बच्चे जिसमें जो इंसान लिख रहा है या जिसकी बात हो रही है उसने बीच में हिस्सा लिया हो, मतलब वो एक पार्ट रह चुका हो। वॉर, जंग जब होती है, जब हम वॉर की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है उसमें सब कुछ, सारे लोग सफर कर रहे थे उसमें, आर्मी और फिर जो पीपल है उस कंट्री के लोग हैं वो भी सफर कर रहे थे। कंपेन्स उसको कहते हैं, कंपेन वो वाली वॉर होती है जिस बंदे के बारे में बात हो रही हो, वो बंदा जिस टाइम जंग हो रही थी उसकी आर्मी में वो शामिल हो, ठीक है ना, उसको कंपेन बोलते हैं। तो उन्होंने अपनी जो कंपेन थी, अपनी जो जंगें थी, मतलब जो की उन्होंने, हम उनके बारे में जो है ना वो बुक्स लिखी, तो उनको काफी ज्यादा जो है ना वो फेम मिली। ये वेस्टर्न वर्ल्ड और यूके में एक बड़ा पॉपुलर इंसान रह चुका है, विक्टोरियस वॉर टाइम लीडर रह चुका है, ये अच्छा खासा लीडर रह चुका है। ये प्राइम मिनिस्टर था, जाहिर है आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की क्या वैल्यू होती है किसी कंट्री में या लोगों के लिए। क्या, या तो लोग बहुत ज्यादा उसके अपोज हो जाते हैं या फिर जो है ना बहुत ज्यादा उसके दीवाने हो जाते हैं, मीन कि उसके वर्क्स उनको पसंद आते हैं। और हमको या मतलब लोगों की बात कर रही हूँ मेंटालिटी के तौर पे, कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर पसंद आता है जो अवाम, जो राय होती है, उसकी उम्मीदों में पूरा उतरे, ऐसा ही है ना। तो इस वजह से इसको काफी जो है ना वो फेम हासिल थी, और ये टू टाइम्स इलेक्ट हुआ अपनी इस काबिलियत की वजह से, अपनी सलाहितों की वजह से, ऊपर से वॉर टाइम। जैसे यहाँ पे जनरल मुशर्रफ जो है वो हमारे सदर बने थे, वो आर्मी का ज़ाहिर एक बंदा था वो। तो ये भी जो है ना आर्मी का बंदा, ब्रिटिश आर्मी का, 2 दफा जो है इलेक्ट हुआ। जाहिर है इसमें कुछ ऐसा था, इसमें कुछ ऐसी खूबी थी, तो दूसरी दफा भी लोगों ने, बल्कि जो रॉयल फैमिलीज है उन्होंने इसको इलेक्ट किया। आल्सो प्रेज द सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर, सोशल रिफॉर्मर, सोसाइटी के इश्यूज को देखने वाला, सोसाइटी के इश्यूज की जांच परख करने वाला, उस पर बात करने वाला। अवार्ड्स भी जीते इसने, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता इसने, ठीक है ना। लिटरेचर में काफी ज्यादा जो है ना इसको अबूर था। आगे देखें, बायोग्राफी देख ली हमने, मेजर वर्क्स देखते हैं मतलब बायोग्राफी में इसके। ये नॉवल इसने लिखे, 2 बायोग्राफीज लिखी इसने, 3 वॉल्यूम्स ऑफ मेमोइर्स, सेवरल हिस्टोरीज एंड नुमेरियस प्रेस आर्टिकल्स लिखे। ये टोटल इसके मेजर वर्क्स के बारे में जो बहुत ज्यादा फेमस है उनके बारे में बात हो रही है। 2 बायोग्राफीज लिखी थी इसने, ठीक है ना, किसी और राइटर की, मतलब एक तो अपनी लिखी ना, तो एक ऑटो लिख ली होगी। 3 वॉल्यूम्स ऑफ मेमोइर्स, वॉल्यूम्स ये मतलब बुक्स के बारे में लिखा इसने, अपनी जो वॉर्स है उनके बारे में लिखा, अपने ही पास्ट के बारे में कह ले। फिर सेवरल हिस्ट्रीज, हिस्टोरिक में जो है ना उसके बारे में लिखा, क्या क्या हुआ या जो भी है। फिर प्रेस आर्टिकल्स भी,
प्रेस आर्टिकल्स, कॉलम्स वगैरह, और फिर ये मीडिया को लेके जो इससे क्वेश्चन आंसरिंग की जाती थी, या फिर ये जो जब लोगों से मुखातब होता था, फिर जो वो वहां बात करता, फिर उसको राइट डाउन भी करता था, ठीक है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसने पार्ट लिया। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स, ये इसकी बुक्स के मैक्सिमम जो है वो कितने 4 वॉल्यूम्स जो है ना वो रिकॉर्ड है। और भी वॉल्यूम्स थे, लेकिन ये जो आपको ये नीचे नजर आ रही हैं, ये 4 वॉल्यूम्स है इसी के। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स, मतलब ये हिस्ट्री को लेके जो है ना आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो इसने जो है वो ये बुक्स लिखी थी। तो उसके 4 वॉल्यूम्स जो है ना पब्लिश हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं समरी के राइटर क्या कहता है अपने इस फर्स्ट ईयर एट हैरो के बारे में। इसमें बेसिकली जो मेन चीज है डिस्कस की गई, मतलब जो मेन क्रक्स है बच्चे, वो ये है कि कोई भी इंसान नालायक नहीं होता। कोई भी बच्चा स्टूडेंट जो है वो नालायक नहीं होता। हो सकता है कोई रीजन हो, अगर तो वो पूरी तरह से अपनी स्टडी में वो कामयाब नहीं है, तो इसका कोई रीजन हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब रह चुका हो, या फिर किसी तरह से जो है ना वो कंसंट्रेट नहीं करता। और फिर अगर एक बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में वीक है, तो आप लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो सारी ही बुक्स में वीक है। स्पेशली जो है ना इस बात पे फोकस किया गया है कि एक बच्चे को एक बुक में वीक होने की वजह से, या 2 बुक्स में, अगर आपके सिलेबस में 7 बुक्स है, आप बीच में से 2 ऐसी बुक्स हैं जो आपको नहीं आती हैं किसी रीजन से, या मतलब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो आपकी 4 है आप उसमें भी नालायक है। हो सकता है कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, जो टॉपर है क्लास का, हो सकता है उससे भी ज्यादा एक बुक में जो है वो आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। उसको उस बुक की आपको बड़े अच्छे से समझ आती हो। और लेकिन फिर ये डिपेंड करता है आपके टीचर पे कि वो आपको किस तरह से हैंडल करता है। तो ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। ये जो हमारा राइटर है चर्चिल, ये अपने बारे में बताता है कि किस तरह से ये 2 बुक्स में बड़ा ही नालायक था, ठीक है ना। तो अपने एग्जामिनेशन के बारे में बताता है कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो एग्जामिनेशन से बच्चों को बड़ी चिढ़ होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो फिर सब्जेक्ट्स जो है उसने कौन से चूज कर लिए हुए थे, राइट सब्जेक्ट्स, फिर टीचर ने किस तरह से उसको जो है ना वो अच्छे सब्जेक्ट की तरफ धकेला, और फिर वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक बन गया, ठीक है। अगर वो उसके एक सब्जेक्ट के फेलियर या 2 सब्जेक्ट के फेलियर की वजह से उसको डिग्रेड करते रहते, तो वो कभी भी इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। तो इसमें टीचर्स का बड़ा रोल था उसकी लाइफ में, वो यही अपने बारे में बताना चाह रहा है। और उसकी वजह से, अपनी वजह से ये हमें लेसन दे रहा है कि कभी भी किसी बच्चे को एक बुक की वजह से जो है ना वो कंसीडर नहीं करो, फेल कंसीडर नहीं करो। ही टेल्स दैट ही नेवर लाइक्ड एग्जामिनेशंस, वो हमें बताता है कि उसको कभी भी एग्जामिनेशंस पसंद नहीं थे, बिकॉज ही कुडंट परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। रीजन हमारे सामने है, वो कभी भी एग्जामिनेशंस पेपर्स में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता था। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो होल ईयर क्लास में बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं तो या एग्जामिनेशन उनके जब पेपर चेक करते हैं, तो हमें वो आउटफिट या फिर वो हमें क्रक्स नहीं मिलता जो हमने देखा था क्लास में हम देखते आते हैं। तो इसकी रीजन ये होती है कुछ तो नहीं होते हैं, कामयाब ही नहीं होते हैं, पजल हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, या फिर कुछ मेंटली तौर पे वो सफर करते हैं, या फिर जाके टीचर को पता चलता है कि वो किसी सब्जेक्ट में जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। वो एग्जामिनेशन में जाके ये सब्जेक्ट जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो एट द एज ऑफ 12 साल की एज में हैरो पब्लिक स्कूल जो है वो ज्वाइन किया। ये इंग्लैंड का फेमस स्कूल है, वन ऑफ द फेमस स्कूल्स। इसमें जो बयान किया जा रहा है ये रियल में स्कूल है, जैसे कि ब्रूकफील्ड बयान किया जा रहा है ना उधर। आप जिसमें ब्रूकफील्ड स्कूल के बारे में पढ़ते हैं, ग्रीनविच स्कूल के बारे में पढ़ते हैं, तो ये रियल में इंग्लैंड में मौजूद है। ये 18th सेंचुरी बेस्ड जो स्कूल्स हैं, हैरो, ग्रीनविच, फिर उसके बाद ये अपना मेलबरे, फिर उसके बाद अपना ये ब्रूकफील्ड स्कूल, ये सारे मौजूद हैं, ये रियल में है, ठीक है ना।
तो इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट हैरो, कहता है कि हैरो में जब मतलब एंट्री टेस्ट होता है कि जो बच्चा पेपर पास करेगा उसी को एडमिशन मिलेगा, तो उसने जो वो पेपर दिया हैरो में एडमिशन के लिए, तो उसमें लैटिन का जो पेपर था उसमें हमारा जो राइटर है ये स्पेंसर चर्चिल, उसने 0 मार्क्स लिए। ठीक है, तो द ऑथर गोट 0 मार्क्स इन लैटिन पेपर। तो ये थोड़ा थोड़ा हर जो सब्जेक्ट है आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर सारे के सारे सब्जेक्ट्स, जब आपका एंट्री टेस्ट बनता है तो क्या होता है कि 5 मार्क्स चाहे हों हर सब्जेक्ट के या 10 मार्क्स, तो हर सब्जेक्ट में से जो है ना वो एक पोर्शन आता है जो आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो इसके भी हर पोर्शन का मतलब टेस्ट था। तो लैटिन जो लतीनी मतलब जो होता है, इनको डेड लैंग्वेजेस कंसीडर किया जाता है, लैटिन और ग्रीक को डेड लैंग्वेजेस जो कोई नहीं पढ़ता। जैसे आजकल पर्शियन और पंजाबी का स्कोप बहुत कम है, लोग ज्यादातर साइंस की तरफ जाते हैं। अगर किसी वजह से लोग जो है वो आर्ट्स पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें उर्दू या हमें इंग्लिश की तरफ चले जाते हैं। ये फिर भी कुछ हद तक जो है ना वो स्कोप के रखते हैं ये सब्जेक्ट्स। लेकिन पंजाबी अगर आप कहें एक बहुत अच्छा लाइक फाइक बंदा हो और वो पंजाबी मतलब नहीं, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, बट बाय द वे अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं। तो लैटिन जो है वहां पे इंग्लैंड में इसकी वैल्यू लेस है, ये लैटिन और ग्रीक कोई नहीं इनको पूछता, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो वैसे भी ये बहुत थोड़ा सा टफ है लैटिन। तो राइटर कहता है कि इसमें 0 मार्क्स आए क्योंकि इसको इंटरेस्ट नहीं थी। ही जस्ट रोट हिज नेम एंड रिटर्न द एम्प्टी आंसर शीट बैक। उसने सिर्फ अपना नाम लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, कुछ जो है ब्लॉट्स डाले, छोटे छोटे जो है ना वो डॉट्स डाले शीट पे, फर्स्ट शीट पे, और ये पेपर दे के आ गया। रीजन इसको आता ही नहीं था लैटिन के बारे में। फिर जो हेडमास्टर है बच्चे, मिस्टर वेल्डन, इनका बड़ा रोल है राइटर की लाइफ में। उन्होंने जब देखा इसके जो पेपर चेक किया, जब देखा कि ये लैटिन में ग्रीक में जो है ना बहुत वीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंग्लिश में जो है ना राइटर बहुत अच्छा था, मतलब इंग्लिश में अच्छी इन्होंने कारकर्दगी दिखाई। तो वो समझ गया कि ये इसका फॉल्ट नहीं है, ये मतलब कुछ सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो अगर इसको यहाँ पे फेल कर दिया तो इस बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। वट एवर द रीजन वर, रीजन जो कोई भी थे, ये जो मिस्टर वेल्डन है इन्होंने काफी अच्छा काम किया। इन्होंने क्या किया, एडमिट कर लिया हैरो में। इट वॉज बोथ सरप्राइजिंग एंड प्लेजेंट फॉर द ऑथर। ये सरप्राइजिंग भी था और प्लेजेंट भी था। सरप्राइजिंग इसलिए कि 2 सब्जेक्ट्स, यहाँ पे समरी में मैंने एक सब्जेक्ट का जिक्र किया लैटिन का, लेकिन इन स्टोरी वी विल डिस्कस 2 सब्जेक्ट्स लैटिन एंड ग्रीक। तो प्लेजेंट ये बात थी कि इनको एडमिशन मिल गया, मतलब बच्चा जो है उस टाइम तो राइटर बच्चा ही था, जो है वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं हुआ। He was only 2 from the bottom of the merit list of admissions. लास्ट पे अल्फाबेटिकली जो है ना वो इनका जब अरेंज हुआ नेम्स का लिस्ट में, तो ये लास्ट पे 3rd नंबर पे था। ठीक है, इससे नीचे 2 स्टूडेंट्स के नाम थे जो कि ड्यू टू सम रीजंस वो छोड़ गए, ठीक है, या फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो हमारा जो राइटर है इसका नेम लिस्ट के बिल्कुल लास्ट पे आ गया, मेरिट लिस्ट के लास्ट पे आ गया। जो 2 स्टूडेंट्स थे साथ में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है ना। वाइल क्लेवर बॉयज वेंट फॉर लैटिन एंड ग्रीक, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, जो लाइक फाइक स्टूडेंट्स थे उस टाइम 18th सेंचुरी में, तो ये लैंग्वेजेस डेड नहीं थी, ये लेटर ऑन 19th सेंचुरी में जो है वो डेड कंसीडर हुई थी। तो लैटिन और ग्रीक पढ़ने वालों को तब बड़ा ही जहीन फतीन समझा जाता था। रीजन ये दोनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं ये टफ थे। तो जो अच्छे कहता है जो जहीन फतीन स्टूडेंट्स हैं वो लैटिन और ग्रीक वाले सेक्शन में चले गए। जैसे यहाँ पे सेक्शंस बनते हैं, बायो का सेक्शन, मैथ का, आईकॉम का, और फिर उसके बाद जो है ना वो सिंपल आर्ट्स एफए का, जो बच्चे सबसे लास्ट पे बच्चे खुचे होते हैं, या फिर मतलब जो साइंस सब्जेक्ट्स को नहीं कर सकते हैं, बियर नहीं कर सकते हैं, इंडोर नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंपल वाले सब्जेक्ट्स चूज करके एफए कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे जहीन फतीन जो लोग थे उनको लैटिन और ग्रीक पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था, हालांकि उनको नहीं पता था कि जब ये प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो ये दोनों लैंग्वेजेस डेड कंसीडर हो चुकी होंगी और इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी कभी। तो बड़ा स्कोप होता है ना ये आर्ट्स की सब्जेक्ट्स का, फारसी का, पंजाबी का भी बड़ा स्कोप था, कभी साइंस से ज्यादा था। लेकिन
तो इसी तरह से ये जो है ना, आपको सिंपल सी एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं। तो उसको इंग्लिश पढ़ाएगी क्योंकि वो बिकॉज ऑफ हिज अपेरेंट इनएबिलिटी टू स्टडी लैटिन एंड ग्रीक, ये लैटिन और ग्रीक नहीं पढ़ सकता था, इस वजह से इसको इंग्लिश इंग्लिश वहां पे उन लोगों को पढ़ाई जाती थी जो बड़े नालायक समझे जाते थे। निचले दर्जे के स्टूडेंट्स जिनको समझा जाता था उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। और राइटर की इंग्लिश जो है ना, ये बहुत अच्छी होती थी। यही इंग्लिश जो उसकी वीकनेस समझ के, मीन जो इसका फ्लॉ समझ के कि इसको बस इंग्लिश आती है तो ये इंग्लिश पढ़ेगा, ज्यादा ज़हीन फतीन लोगों में शुमार नहीं होगा, वही इंग्लिश जो है वो कल को जो है वो बर्तरी ले गई बाकियों से। राइटर को एक चांस मिला था, जाहिर है, जहाँ पे वो लैटिन ग्रीक नहीं पढ़ सकता था, वहां पे उसने खुद को इंग्लिश में प्रूव करना था। तो उसने वर्क किया, बहुत हार्ड किया और अच्छे ग्रेड्स लिए इंग्लिश में। जो उसका टीचर था मिस्टर सोमरवेल, इसका बड़ा रोल है। इसने इसको थारोली इंग्लिश पढ़ाई कंप्लीटली, बहुत ही इफेक्टिव वे से। ठीक है ना बच्चे, ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, साइंस सब्जेक्ट्स को चाहे जो है ना वो आपको दिखने में बड़े टफ लगते होंगे साइंस सब्जेक्ट्स, लेकिन रियलिटी ये है कि इंग्लिश पढ़ाना जो है ना वो शायद ही किसी, हम लोग इसको कहते हैं कि ये कोई मतलब गॉड गिफ्टेड एबिलिटी ही हो सकती है। रीजन, इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, और इसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना, फिर ये बच्चों तक कन्वे करना, और सारी मतलब जो है ना हिस्ट्री इसकी जो है ना, इसको वर्ड टू वर्ड ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स के तौर पे पढ़ाना, ये दिस इज नॉट टू इजी। तो जो राइटर का टीचर था मिस्टर सोमरवेल, वो यूं समझ लें कि उसके पास इंग्लिश पढ़ाने की एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी थी। उसने इतनी थॉरोली और इतनी इफेक्टिवली राइटर को इंग्लिश पढ़ाई, मतलब राइटर के बैच को, या फिर अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से इंग्लिश पढ़ाता था कि इसने सारे जो ग्रामेटिकल रूल्स थे, फिर इंग्लिश प्रोज थी, उसमें बहुत जो है ना वो अच्छा वर्क किया राइटर ने भी। ही हैड अ लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस ओवर द क्लेवर बॉय। फिर इसी वजह से कुछ राइटर की आप कह ले हार्डवर्क, और कुछ राइटर के टीचर का कमाल समझ लें। ये जो क्लेवर बॉयज थे, ये उनसे जो है ना वो काफी ज्यादा आगे निकल गया इन स्टडी। ठीक है ना, दे हैड नो इम्प्रूव देयर इंग्लिश लेटर व्हेन दे वर इन देयर जॉब्स, दे हैड टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश। अब देखें इन 90s जब वही बच्चे बड़े हुए, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए, मतलब जब उन्होंने अपने ये काम करना था, जॉब्स करनी थी, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो आए, तो लैटिन और ग्रीक उनके काम नहीं आए। लैटिन और ग्रीक तब तक जो है वो डेड लैंग्वेजेस कंसीडर हो चुकी थी। तब सिर्फ इंग्लिश का स्कोप था, जॉब के लिए इंग्लिश मस्त थी, इंग्लिश बोलना मस्त थी, इंटरव्यू इंग्लिश में होते थे। अब जो हमारा राइटर है वो तो ऑलरेडी इंग्लिश मतलब इंग्लिश में जो है वो काफी ज्यादा बेस्ट था, उसकी जो इंग्लिश की एबिलिटी थी वो काफी बेस्ट थी, उसको प्रॉब्लम नहीं हुई प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको जॉब जो है हंस के मिल गई। ठीक है ना। अब जो बच्चे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझे जाते थे, जो ग्रीक और लिटरेचर पढ़ के जो है ना वो मैदान में आए थे जॉब के लिए, उनको दोबारा से जाके इंग्लिश सीखनी पड़ी। ठीक है ना, इंटरव्यूज वगैरह इंग्लिश में होते थे तब, तो फिर उनको इंग्लिश सीखनी पड़ी। द राइटर जो था हमारा इज नॉट सैड फॉर हैविंग नॉट लर्न लैटिन एंड ग्रीक। हमारा जो राइटर है, ऑथर है स्टोरी का, वो फिर सैड नहीं हुआ इस बात पे कि उसने लैटिन और ग्रीक नहीं पढ़ी, बल्कि वो बहुत खुश था कि इंग्लिश पढ़ी हुई उसके काम आ गई है। लेटर ऑन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ट्वाइस, फिर 2 दफा, नॉट अ सिंगल टाइम, अपनी सिबिलिटी की वजह से वो 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बना। ठीक है, तो ये हमारी समरी थी बच्चे। तो इसका जो मेन जो इसका क्रक्स बनता है वो यही है कि हम किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट्स की वजह से स्टूडेंट्स की बाकी एबिलिटीज को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एक तरफ एक स्टूडेंट जो है वो एक सब्जेक्ट में वीक है, तो हो सकता है कि वो दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो, तो फिर कल को जो अपना मेजर सब्जेक्ट उसको चूज करवाए, या फिर उसका जो अच्छा सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा तवज्जो करवाई जाए। रीजन कि वो उसको मेजर सब्जेक्ट जो उसका, वो कल को अपना मेजर एज अ मेजर सब्जेक्ट उसको चूज करे, उसको अपनी ताकत बनाए। ठीक है ना, उसको वे ऑफ कन्वीनियंस बनाए। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली लाइफ में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, एज यू नो दैट स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स जो है वो अपनी चॉइस अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो सब्जेक्ट चूज करते हैं। जिनको बायो में इंटरेस्ट होती है वो बायो चूज करते हैं। वो इंटरेस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट भी बच्चे उन्हीं सब्जेक्ट्स में होती है जो सब्जेक्ट्स आपको इजी लगता है या जिसमें आपको प्रेफरेंस होती है। कभी भी बायो पढ़ने वाला बच्चा मैथ को प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है,
मतलब आपको बायो अच्छे से आती है, आपको मैथ में आपका 0 नंबर आता है, तो आप उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कभी भी आप मैथ के टीचर नहीं बनेंगे कल को। आपको बायो अच्छे से आती थी, आप बायो के टीचर ही बनेंगे। आपको मैथ अच्छी आती है तो आप मैथ ही चूज करेंगे। अगर आपको इंग्लिश अच्छी पढ़ानी आती है, बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत अगर आप समझते हैं कि इंग्लिश जो है वो आपका पैशन है या आपकी इंटरेस्ट इंग्लिश में ज्यादा है, तो आप कल को इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपकी इंटरेस्ट पे बेस करता है, साथ में इस चीज पे बेस करता है कि कौन सी चीज आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आप में एबिलिटी किस चीज की है। ठीक है। तो आजकल के स्टूडेंट्स वैसे भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेरेंट्स के प्रेशर में तो नहीं आते। अगर पेरेंट्स कहें मैथ रखनी है तो बच्चे मैथ रखें, नहीं, पेरेंट्स बच्चों की मानते हैं। अगर उन्होंने कहा कि बायो रखनी है तो वो बायो ही रखते हैं। तो राइटर जो है हमारा, वो लैटिन ग्रीक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये उसका फॉल्ट नहीं था, ये उसका फ्लॉ था। ठीक है। फॉल्ट और चीज होती है, फ्लॉ और चीज होती है। वो नहीं अटेम्प्ट कर सकता था, उसको नहीं पता चलता था ये लैटिन और ग्रीक में इंटरेस्ट ही नहीं थी, ऊपर से एबिलिटी भी नहीं थी ये अटेम्प्ट करने की। तो उसको इंग्लिश अच्छी लगती थी, उसका इंटरेस्ट इंग्लिश की तरफ था, या फिर यूँ समझ लें इंग्लिश इजीली समझ आ जाती थी। ठीक है ना। तो फिर प्रिंसिपल का बड़ा रोल है लाइफ में कि उन्होंने जो है ना वो देखा कि बच्चा 2 बुक्स में फेल है, फिर भी एडमिशन दे दिया। आगे टीचर समरवेल का बड़ा रोल है, उसने इस तरह से थॉरोली इंग्लिश पढ़ाई, इस तरह से इफेक्टिवली इंग्लिश पढ़ाई कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाब रहा। आगे इडियम्स देखते हैं। डाउन एंड आउट, मतलब जब आप पे बुरा वक्त आता है। नोबडी लव्स यू व्हेन यू डाउन आउट, जब आप कंगाल होते हैं, मतलब सॉरी कंगले होते हैं, तो आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता। ड्रॉन मैच, मतलब किसी नतीजे पे ना पहुंचना। अ क्रिकेट मैच यूजुअली प्रूव टू बी ड्रॉन मैच। ईट हम्बल पाई, यू विल ईट हम्बल पाई इफ यू डू नॉट एक्ट upon माई प्लान्स। आपको मुंह की खानी पड़ेगी अगर तुमने मेरे प्लान्स पे मतलब अमल ना किया। ईट वंस वर्ड्स, आई हैव टू ईट माई वर्ड्स व्हेन ही रीच्ड सून, जब वो जल्दी वापस पहुंच गया तो मुझे मेरे अल्फाज वापस लेने पड़े। मतलब जब किसी ने बोला होगा ना कि वो लेट आएगा, लेकिन जब वो जल्दी पहुंच गया तो फिर लफ्ज वापस लेने पड़े। एट द 11th आवर, ठीक है ना। एट द एंड मतलब आखिरकार, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी एट द 11th आवर, उसने आइन वक्त पे आके जो है मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर। अगर अब कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।